बैठिए। चलिए, पिछला लास्ट क्लास क्या बताया था? कॉपी दिखाइएगा आप अपना। क्या बताया था लास्ट क्लास में? अच्छा, पुरस्कार चल रहा था। चलिए देखेंगे हम लोग। पुरस्कार का क्लास चल रहा था जिसमें हम लास्ट क्लास शायद बताए थे नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो ये ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे। पॉलिटी का ये चौथा पांचवा क्लास होगा। और पांचवा क्लास में हम लोग 5 क्लास तक से पहले क्या क्या पढ़ चुके थे, तो आपको याद होगा कि पहले हम बताए थे कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में, जैसे राष्ट्रीय गान बताए थे, राष्ट्रीय गीत बताए थे, भारत का राष्ट्रीय तिरंगा झंडा बताए थे, तिरंगा के बारे में बताए थे, राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर बताए थे। ठीक ना। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बताए थे। और उसके बाद भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न के बारे में पढ़े थे, और भारत रत्न के बाद नोबेल पुरस्कार बताए थे। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार तक आप लोग को याद हो गया होगा। नोबेल पुरस्कार के संबंधित कुछ क्वेश्चन बताइए आप लोग। TRE 4 के लिए PRT का बैच चल रहा है जिसमें आप लोग ध्यान देंगे और ज्वाइन कर सकते हैं। आज बलवंत सर के द्वारा कराया गया होगा 104 नंबर सेट का डिस्कशन, यानी 104 सेट चल चुका है। तो 104 सेट चल चुका है, 104 का डिस्कशन देखे होंगे मैथ का। ठीक है, तो डेली सेट चलता है जो कि 10 बजे से 12 बजे तक सेट, और इसके बाद पूरा क्लास चलता है PRT के लिए 6 to 8 9 10 के लिए। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे। चलिए, तो नोबेल पुरस्कार हम लोग पढ़ रहे थे, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में बताइएगा कुछ पहले का क्वेश्चन। जैसे बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके याद में की गई है, आप बताइए। किसके याद में? हाँ, तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था, आप बताइएगा। 21 अक्टूबर 1833। और यहाँ पर बताए थे कि एक महान व्यक्ति थे जिनका मृत्यु 1833 में हुआ था। किसका हुआ था? नोट में लिखा है साइड में, किसका? 1833 में इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय जी का मृत्यु हुआ था। ठीक ना, बताया था। राजा राम मोहन जी का आप बताइए जन्म आप। कितना? 1772 में हुआ था इनका जन्म, 1772 में राजा राम मोहन राय जी का। तो ये सब बात जो भी नोट में भी लिखा था ना, उसको नोट करते रह चलिएगा। ठीक ना, सब एग्जाम में पूछा जाता है, इसे नहीं लिख देते हैं। चलिए आगे ध्यान देंगे। बताइएगा अल्फ्रेड नोबेल के बारे में कि अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु कब हुआ था, बताइए आप। सब याद है, अच्छा बात है। 10 दिसंबर 1896। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार कब किया गया था? 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जब मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु 1896 में हुई थी। मृत्यु से पहले इन्होंने एक वसीयतनामा जारी किया था। उस वसीयतनामा में क्या बताया था कि मेरे आमदनी का जितना तो धन संपत्ति उसमें होने वाले आय का कितना प्रतिशत भाग, 94% भाग को, आने वाले आय के 94% भाग को क्या कर दिया जाएगा, पुरस्कृत राशि के रूप में वितरित किया जाए। ठीक ना, वह विश्व के किसी भी व्यक्ति को क्षेत्र निर्धारित किया गया था, उस क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए दिया जाए। तो इस प्रकार हम बताए थे कि नोबेल पुरस्कार की जब शुरुआत हुआ था तो कितना क्षेत्र में हुआ था? 5 क्षेत्र में। भौतिक था, रसायन था, ठीक ना, चिकित्सा था, इसके अलावा शांति था, और कला साहित्य था। ठीक ना, तो ये सब 5 क्षेत्र में शुरुआत की गई थी। लेकिन छठा क्षेत्र जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया? तो 1968 में जोड़ा गया था, और 1969 ईस्वी से दिया जा रहा है। तो 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जो कि छठा क्षेत्र जोड़ा गया था। तो नोबेल पुरस्कार जो था छठा क्षेत्र में जो है 1969 ईस्वी तक किसको, विश्व में पहला बार किसको किसको मिला था? वान फिशर और टिबरजन को। लेकिन भारत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन को कब दिया गया? 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 ईस्वी में दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। प्रथम एशियन भी है जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये सब पॉइंट हम बता चुके थे नोबेल पुरस्कार में। इसके अलावा बताए थे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र में व्यक्ति कौन थे? तो सबसे कम उम्र में 17 साल की उम्र में किनको दिया गया था? मलाला यूसुफजई को। और सबसे अधिक उम्र में किनको दिया गया था? गुड इनफ को दिया गया था। मलाला यूसुफजई को कब दिया गया था? 2014 में। ठीक ना, और गुड इनफ को कब दिया गया था? 2019 में। ठीक ना, तो ये सब पॉइंट को याद रखना था। चलिए आज हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार के क्रम में कि अभी तक कितने भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है और किस क्षेत्र में दिया जा चुका है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं।
एक तो भारतीय होगा, किनको दिया जाएगा, ठीक ना। तो दिया गया था सर्वप्रथम किनको, रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया नोबेल पुरस्कार। ये पहला भारतीय है जिनको दिया गया, कब किस वर्ष दिया गया था, तो 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, ठीक ना। किस क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। पहला भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, और किनको दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था, 1913 ईस्वी में। दूसरा भारतीय का नाम बताइए, तो दूसरा भारतीय सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन। और सीवी रमन को कब दिया गया था, तो सीवी रमन को दिया गया था कब, 1930 ईस्वी को, ठीक ना। और किस क्षेत्र में दिया गया था, तो सीवी रमन को दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में। चलिए, तीसरा व्यक्ति कौन है, तो हरगोविंद खुराना है। ये पहला चिकित्सक है, ठीक ना। ये सीवी रमन है, ठीक है। हरगोविंद खुराना, तो हरगोविंद खुराना को दिया गया था कब, 1968 ईस्वी में, चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था हरगोविंद खुराना को, ठीक। आगे ध्यान देंगे, चंद्रशेखर, अच्छा 1969 में आ जाएंगे मदर टेरेसा के बारे में, तब चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, ठीक है ना। मदर टेरेसा को दिया गया था शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में, ठीक ना। किनको दिया गया था, मदर टेरेसा। किस क्षेत्र में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में। इनके बारे में हम पहले भी बताया था आपको कि मदर टेरेसा और अमर्त्य सेन ऐसे व्यक्ति रहे कि पहले इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया और बाद में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो 1979 में मदर टेरेसा को दिया गया नोबेल पुरस्कार, और 1980 में इनको दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। आगे देखिए, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, इनको 1983 ईस्वी में दिया गया, और किस क्षेत्र में दिया गया, तो भौतिक के क्षेत्र में दिया गया, ठीक। आगे समझिए, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, इनको कब दिया गया, 1998 में, और 99 में इनको भारत रत्न। तो 98 में दिया गया किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, अमर्त्य सेन। चिकित्सा के क्षेत्र में पूछा जाएगा तो हरगोविंद खुराना। ये भी क्षेत्र याद रखेंगे, पहला भारतीय कौन है जिनको इस क्षेत्र में दिया गया होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिएगा, रामकृष्ण वेंकटरमन, रामकृष्ण वेंकटरमन, इनको कब दिया गया, 2009 में। कौन सा क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में पाने वाले प्रथम भारतीय है। आगे ध्यान देंगे, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी को कब दिया गया, 2014 में। मालाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को कब दिया गया है, 2014 में दिया गया, ठीक है। किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, ठीक ना। तो शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। एक कभी कभी आपका बीएस न्यायपाल देगा, ठीक ना। तो बीएस न्यायपाल जो है ना, अभी लंदन में है, लेकिन ये भारत की नागरिकता नहीं, अदर देश की नागरिकता ग्रहण किए हुए, इसीलिए इनको भारतीय में शामिल नहीं करते। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2001 ईस्वी में, इनको दिया गया साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन ये भारतीय नागरिकता ग्रहण नहीं किए, भारतीय मुल्क के व्यक्ति है, इनको दिया गया 2001 ईस्वी में। तो इतना ही नाम आप लोग को याद रखना और किस क्षेत्र में और कब दिया गया, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान देंगे। एक लेटेस्ट में जो मिला है अभिजीत बनर्जी को 2014 के बाद, ठीक ना, अभिजीत बनर्जी, ठीक ना। तो अभिजीत बनर्जी को दिया गया है 2019 ईस्वी में, तो अभिजीत बनर्जी को 2019 ईस्वी में,
पिछला क्लास किए हुए आप ना, इसीलिए बता रहे हैं। अच्छा है। तो अभिजीत बनर्जी 2019 ईस्वी में, अभिजीत बनर्जी 2019 ईस्वी में किस क्षेत्र में दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलिए समझिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया 1913 से, प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, रविन्द्रनाथ टैगोर। सीवी रमन को दिया गया कब? 1930 में, भौतिक के क्षेत्र में। तो प्रथम भारतीय जिनको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था किनको? सीवी रमन को। क्लियर है। अगला ध्यान देंगे, हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में दिया गया है? हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? हरगोविंद खुराना। ठीक है। मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है? तो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कब दिया गया? 1979 ईस्वी में, और शांति के क्षेत्र में। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम 1983 में, भौतिक के क्षेत्र में। ठीक है। अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को कब दिया गया? 1998 ईस्वी में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पाने वाले प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन। रामकृष्ण वेंकटरमन रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हुए। ठीक है। कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में पाने वाले प्रथम व्यक्ति नहीं, दूसरे व्यक्ति हो, क्योंकि मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया जा चुका है 2014 में कैलाश सत्यार्थी को। अभिजीत बनर्जी को दूसरे व्यक्ति हो जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और एक बीएस न्यायपाल है, भारतीय मूल के व्यक्ति है, लंदन के हैं, ब्रिटेन के हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, और कब दिया गया था? 2021 में दिया गया था। तो ये था भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार के क्रम में हम लोग ये सब चीज देख चुके हैं। नोबेल पुरस्कार के बाद कुछ पुरस्कार को और देखेंगे, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब से दिया जाता है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इस पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक ना, और कब से दिया जा रहा है। तो इसको भी देख के आज पुरस्कार के चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है। हर एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए समझिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे एक दो लाइन, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल कहा जाता है। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक है। यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे। ठीक ना। तो किस देश के राष्ट्रपति थे? फिलीपींस। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के याद में। तो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे। इन्हीं की याद में रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। आप बताइए फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। ठीक ना। फिलीपींस की राजधानी मनीला, लुजोन द्वीप पर स्थित है। समझिए। तो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। जब इस पुरस्कार की शुरुआत की गई तो कब शुरुआत किया गया? 1957 ईस्वी में। ठीक ना। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किया गया 1957 ईस्वी में, लेकिन दिया जा रहा है 1958 से। तो प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है किनको? तो आचार्य विनोबा भावे को। तो आचार्य विनोबा भावे को कब दिया गया? 1958 ईस्वी में। तो प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ठीक ना। तो ध्यान देंगे, तो प्रथम भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे, जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया है? तो 1958 ईस्वी में। एक बात और याद रखेंगे कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान देंगे कौन कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है। इस क्षेत्र को शासकीय क्षेत्र में दिया जाता है, शासकीय क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, पत्रकारिता क्षेत्र, शांति क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय समझ, अंतरराष्ट्रीय समझ, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक विकास या सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक ना। तो इन सभी क्षेत्रों में रमन मैग्सेसे पुरस्कार को दिया जाता है।
ठीक ना। तो ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हुए? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा। आचार्य विनोबा भावे को भूभाग आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा। और आचार्य विनोबा भावे ही पहलम सत्याग्रही प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही पूछा जाए कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे। 17 अक्टूबर का याद रखेंगे, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को आचार्य विनोबा भावे ने, ठीक ना, सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक ना। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनारी, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए आगे ध्यान देंगे। तो ये था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। एक बार फिर से समझ लेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे। इन्हीं के याद में शुरुआत किया गया 1957 ईस्वी में। और आचार्य विनोबा भावे पहला भारतीय हो जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इसे विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, शासकीय क्षेत्र में, सामुदायिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र के क्षेत्र में, इन साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है इनको। चलिए ध्यान देंगे, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को आचार्य विनोबा भावे के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही पूछा जाएगा तो ब्रह्मदत्त। ठीक ना। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो ये था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला पुरस्कार की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए मान बुकर पुरस्कार को देखेंगे। तो ध्यान देंगे, मान बुकर पुरस्कार को देखेंगे तो मान बुकर पुरस्कार को क्या कहा जाता है? तो मान बुकर पुरस्कार को कहा जाता है, साहित्य के क्षेत्र में इसकी तुलना नोबेल से की जाती है। ठीक ना। तो मान बुकर पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र में इसकी तुलना किससे की जाती है? तो नोबेल से। साहित्य के क्षेत्र में इस पुरस्कार की तुलना किससे की जाती है? नोबेल पुरस्कार से की जाती है। ठीक ना। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? तो 1969 ईस्वी में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। इस पुरस्कार को किसको द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार कोई भी उपन्यास जिसका प्रकाशन ब्रिटेन में हुआ होगा, अंग्रेजी भाषा में ब्रिटेन में और आयरलैंड में, जिस उपन्यास का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में हुआ होगा और अच्छा उपन्यास होगा, उसी क्षेत्र में उसी व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक ना। तो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम बोला जाए तो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित उपन्यास के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। तो इस पॉइंट को याद रखिए। मान बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले अगर भारतीय पूछ दिया जाए तो मान बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो ध्यान रखेंगे। ठीक ना। तो मान बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय आपसे पूछा जाए तो BS न्यायपाल। ठीक है। तो BS न्यायपाल पहले भारतीय है। अभी ब्रिटेन मतलब कि क्या किया जा गया है, लंदन के मतलब नागरिकता को ग्रहण कर लिए। BS न्यायपाल, इनको कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया? तो इन ए फ्री स्टेट। ठीक ना। कब दिया गया? 1971 ईस्वी में दिया गया। ठीक ना। तो मान बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हुए? BS न्यायपाल। और इनको इनका उपन्यास था इन ए फ्री स्टेट, इस उपन्यास के लिए इनको मान बुकर पुरस्कार दिया गया। ठीक है। दूसरा कौन रहे हैं? तो दूसरा रहे हैं सलमान रुश्दी। ठीक ना। कौन है? सलमान रुश्दी। ठीक ना। तो दूसरा कौन रहे? सलमान रुश्दी। और सलमान रुश्दी का कौन सा उपन्यास के लिए दिया गया? तो मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए। मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए दिया गया। और कब दिया गया? 1981 में। तो दूसरे भारतीय सलमान रुश्दी जिनको मान बुकर पुरस्कार दिया गया, किस उपन्यास के लिए? तो मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए। अगला ध्यान देंगे अरुणाधति राय के बारे में। ठीक ना। तो अरुणाधति राय को कब दिया गया है? तो तीसरे भारतीय कौन? अरुणाधति राय। और अरुणाधति राय के पुस्तक का नाम क्या है? ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। कब दिया गया? 1997 में। ठीक ना। तो अरुणाधति राय को एक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए दिया गया मान बुकर पुरस्कार। और कब दिया गया? 1997 ईस्वी में। ठीक ना।
अगला ध्यान देंगे चौथे भारतीय, इस सब उपन्यास के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि कब दिया गया, किस लिए दिया गया। चलिए चौथा देखेंगे, तो चौथा दिया गया किसको, किरण देसाई को। और किरण देसाई के ऊपर इसका उपन्यास क्या था, तो किरण देसाई के उपन्यास का नाम क्या है, ध्यान देंगे इनहेरिटेज ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस है। एक मिनट, ध्यान देंगे इनहेरिटेज ऑफ लॉस कब दिया गया, 2006 ईस्वी में, ठीक ना। तो ध्यान देंगे किरण देसाई को दिया गया था इनहेरिटेज ऑफ लॉस के लिए, कब दिया गया, 2006 ईस्वी में दिया गया, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। आगे ध्यान देंगे, अगला जो है आपका, अगला है अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर के लिए इनको मानबुकर पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, 2008 ईस्वी में। तो इतना कम से कम आप लोग याद रखेंगे, इस उपन्यास का भी नाम याद रखना है। ध्यान देंगे बीएस न्यायपाल को मानबुकर पुरस्कार कब दिया गया है, तो 1971 इसमें दिया गया है। इनका उपन्यास का नाम है इन ए फ्री स्टेट, ठीक है। सलमान रुश्दी का उपन्यास क्या था, मिडनाइट चिल्ड्रन, इनको कब दिया गया, 1981 ईस्वी में, ठीक है। अरुणा धती राय को कब दिया गया है, तो 1997 ईस्वी में। इनके कौन सा उपन्यास के लिए दिया गया था, तो ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लिए अरुणा धती राय को मानबुकर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। किरण देसाई, तो किरण देसाई को दिया गया इन हेरिटेज ऑफ लॉस के लिए दिया गया, 2006 में दिया गया। अरविंद अडिगा, तो अरविंद अडिगा को कब दिया गया, 2008 ईस्वी में दिया गया था, और इनका उपन्यास था द व्हाइट टाइगर। तो ये था मानबुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में की गई थी। साहित्य के क्षेत्र में इसकी तुलना नोबेल पुरस्कार से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पुरस्कार के क्रम को देखते हैं, कुछ पुरस्कार को और देख लेते हैं। ध्यान देंगे तो आप पुरस्कार को देखते हैं, जैसे खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, ठीक ना। तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाले पुरस्कार में 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार का नाम याद रखेंगे। ये 3 को बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखना है। ध्यान देंगे, पहला पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक ना। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 2021 ईस्वी में इसका नाम बदलकर 2021 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, और अभी 2021 में इसका नाम क्या बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक ना। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक ना। इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, और इसकी शुरुआत जो हुआ था 1991-92 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ था। क्लियर है। चलिए आगे ध्यान देंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है, तो 1985 ईस्वी में शुरुआत हुआ है। इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितना लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और यह द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, अर्थात कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला पुरस्कार है, और इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई थी। इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला देखिए अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ है 1961, और इसमें भी 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 ईस्वी में। एक ध्यानचंद पुरस्कार है, इसको याद रखिएगा, सीधा ध्यानचंद,
इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? 2002 ईस्वी में, ठीक ना। ये हॉकी के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। तो कम से कम ये 3 पुरस्कार को आपको याद रखना है खेल के क्षेत्र में। कौन कौन पुरस्कार? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब वर्तमान समय में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार माना जाता है, और यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार माना जाता है, जिसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में मानी जाती है। 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में की गई थी, और इसमें कितना लाख रुपए की? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 ईस्वी में की गई थी। क्लियर है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसको आप याद रखेंगे। एक ना एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। आगे देखते हैं हम लोग पुरस्कार के क्रम में। अब ध्यान देंगे, अब क्या कर लेंगे ना हम, जैसे कि क्या होगा, एक सीरीज बना लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि कब कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा क्षेत्र में, और किस साल से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जैसे देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार, तो इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, इसको याद कर लेना है हम लोग को कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई है, और इसे कब से, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक ना। तो इसको याद रख लेंगे, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। कब से? 1969 ईस्वी में। और इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत में फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार किसको माना जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार को माना जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम अगर पूछ दिया या किसको दिया गया, तो देविका रानी रोरी को, देविका रोरी को, ठीक ना। चलिए, तो ये इस पुरस्कार, इसमें कितना रुपए की राशि दी जाएगी? तो 15 लाख ना। चलिए समझिए, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई 1969 ईस्वी में। फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत हुआ 1965 ईस्वी में। इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। पहले इसमें 10 लाख की रुपए राशि दी जाती थी, अभी वर्तमान में 11 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। अगला ध्यान देंगे, व्यास सम्मान पुरस्कार। व्यास सम्मान पुरस्कार की शुरुआत 1971, और यह भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? सॉरी, 71 नहीं, 91 होगा, ठीक ना। और इसी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान पुरस्कार को, ठीक ना। आगे ध्यान देंगे, अगला जो है पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 ईस्वी में। कहीं कहीं ना किताब उताब में देखिए तो 70 लिखा रहेगा, 70 नहीं है, 17 है। तो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत है 1917 ईस्वी में, और इस पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगला कलिंग पुरस्कार, ठीक है। कलिंग पुरस्कार, इसे कब से दिया जाता है? 1952 से। तो कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में, और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। एक और भटनागर पुरस्कार याद रखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में, भटनागर पुरस्कार, इसको कब से दिया जाता है? 1958 से, और इसे भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला जवाहर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, जवाहर नेहरू शांति पुरस्कार, इसको कब से दिया जाता है? 1965 से। किस क्षेत्र में? अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए आता है। अगला रामानुजन पुरस्कार, इसकी शुरुआत 2005 में, 4 में शुरू की थी, 5 से प्रदान किया जा रहा है रामानुजन पुरस्कार को, और इसे गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक ना।
अगला धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार इसे चिकित्सा के क्षेत्र में आता है 1971 से, चिकित्सा के क्षेत्र में। गांधी शांति पुरस्कार 1995 से, गांधी शांति पुरस्कार 1995 से, शांति के क्षेत्र में। एक ऑस्कर पुरस्कार याद रखिएगा, फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार जो माना जाता है ऑस्कर पुरस्कार को। और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1929 ईस्वी में। अमेरिका के हॉलीवुड में दिया था, अमेरिका सरकार के द्वारा 1929 ईस्वी से ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ठीक ना। तो इस बात को भी याद रखना है। चलिए, एक मिस यूनिवर्स याद रख सकते हैं, यहीं पर लिख लेंगे। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 और प्रथम मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई 1952 ईस्वी में। और प्रथम मिस यूनिवर्स पूछ दिया जाए आपसे तो कौन हो जाएंगे? आपका सुष्मिता सेन। कब दिया गया? 1994। सुष्मिता सेन कब से दिया गया है इनको? 1994 में दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 और प्रथम मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन। 1994 ईस्वी में इनको दिया गया मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पुरस्कार। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुआ? तो 1951। मिस वर्ल्ड 1951 और प्रथम मिस वर्ल्ड रीता फारिया 1966 में इनको दिया गया। प्रथम मिस वर्ल्ड रीता फारिया, और इनको कब दिया गया? तो 1966 में। तो ये किसी क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जो कि हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो एक बार फिर से हम बताते हैं, ध्यान रखेंगे और याद करने का कोशिश कीजिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 1969 इसमें शुरुआत हुआ है। फिल्म जगत के में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार है फिल्म जगत में भारत का। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुआ 1965 में, इसे साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है, ठीक है। व्यास सम्मान पुरस्कार की शुरुआत हुई 1991 में, इसे साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है, शुरुआत हुआ 1917 ईस्वी में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दी जाती है, शुरुआत हुआ 1952 ईस्वी में। भटनागर पुरस्कार यह भी विज्ञान के क्षेत्र में दी जाती है और शुरुआत हुआ 1958 ईस्वी में। जवाहर अंतर्राष्ट्रीय समझ पुरस्कार या शांति पुरस्कार इसे अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दी जाती है, 1965 ईस्वी से दी जाती है। रामानुजनाचार्य पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दी जाती है, इसको 2005 ईस्वी से इसको शुरुआत की गई थी। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दी जाती है और 1971 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। गांधी शांति पुरस्कार 1995 ईस्वी से दी जाती है और शांति के लिए दी जाती है, शांति के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 इसमें की गई थी। फिल्म के जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार माना जाता है, यह अमेरिका के द्वारा दी जाती है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 ईस्वी में और प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। इनको यह पुरस्कार 1994 ईस्वी में दिया गया, ठीक है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 ईस्वी में, ध्यान कहाँ आपका? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 ईस्वी में। और इस पुरस्कार मतलब हम ऊपर कैमरा पर देख रहे थे तो आप लोग कहीं तो देखिएगा, कैमरा पर देखना जरूरी है तनी तनी, ठीक ना। चलिए समझिए, तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत जो हुआ 1951 ईस्वी में। प्रथम मिस वर्ल्ड का नाम क्या है? रीता फारिया। इनको यह पुरस्कार कब दिया गया? 1966 ईस्वी में, ठीक है। तो ये था पुरस्कार से संबंधित। और एक पूछ दिया जाएगा आपसे कि बताइए, आप ही बताइए, वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, ठीक ना। चलिए, तो ये था पुरस्कार का, लगभग हम लोग पढ़ रहे थे। पॉलिटी अब हम लोग शुरू करते हैं। ये कुछ मिसलेनियस का क्वेश्चन था, राष्ट्रीय चिन्ह था, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह था और पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार जब पढ़ना शुरू किए थे हम लोग भारत रत्न, तो भारत रत्न को पढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग संविधान को देखते हैं और समझते हैं। चलिए, इसी क्लास में देखिए संविधान को थोड़ा सा, पॉलिटी का। चलिए, आज से हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे और पॉलिटी के बारे में समझेंगे, ठीक ना। राजनीतिक क्या कहलाता है तो इसको समझिए।
पॉलिटी में लोग क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो सत्ता के लिए संघर्ष ही राजनीतिक कहलाता है, ठीक ना, सत्ता के लिए संघर्ष ही क्या कहलाता है, राजनीतिक कहलाता है। राजनीतिक शास्त्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले, तो ध्यान देंगे संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ध्यान देंगे संविधान क्या है भारत में, ये संविधान जो है, जो क्या है संविधान के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो संविधान क्या है, तो संविधान के बारे में समझिए। संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिसके द्वारा बड़े से बड़े लोकतांत्रिक देश अपने शासन को संचालित करता है, ठीक है। तो संविधान का डिफिनेशन हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं कि संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिसके द्वारा बड़े से बड़े लोकतांत्रिक देश अपने शासन को संचालित करता है। यानी किसी भी देश को संचालित करने के लिए कोई ना कोई नियम और कानून व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वह देश को तभी वह देश को संचालित या उस देश को चलाया जा सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से भारत के संविधान में भारत को चलाने के लिए वैसा नियम प्रक्रिया विधि विधान सब कुछ बनाया गया है, तब भारत के संविधान को लागू किया गया था, ठीक ना। तो इसको समझिएगा। तो संविधान क्या है, तो इसके बारे में हम क्या बताया कि संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिसके द्वारा बड़े से बड़े लोकतांत्रिक देश अपने शासन को संचालित करता है। अब ध्यान देंगे संविधान जो होगा लिखित रूप से भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, लेकिन भारत के संविधान जो क्या है लिखित रूप में है। तो भारत का संविधान कैसा है, लिखित रूप में संविधान है। तो ध्यान देंगे भारत का संविधान लिखित रूप से संविधान है, लिखित रूप में संविधान है। और ऐसा भी देश हो सकता है जिसका संविधान अलिखित रूप से हो सकता है, ठीक है ना। तो जो भी लोकतांत्रिक देश होगा उस देश का संविधान होगा, और लोकतांत्रिक देश में लगभग देशों का संविधान क्या होगा, लिखित रूप में होगा। ऐसा नहीं अलिखित भी हो सकता है, जैसे देखिए ब्रिटेन का संविधान हुआ अलिखित, वह परंपराओं पर आधारित है। तो लोकतांत्रिक देश में संविधान होगा, नियम कानून होगा, लेकिन राजतांत्रिक देश आएगा तो वह राजतांत्रिक देश में क्या होगा, वचन ही शासन है, यानी राजा के द्वारा जो भी बता दिया गया कि कानून है, तो राजतांत्रिक देश में राजा के द्वारा हमेशा कानून बनता ही रहेगा। तो राजतांत्रिक देश में संविधान नहीं होता है, नहीं हो सकता है, राजा के द्वारा जो नियम बना दिया गया वही चलते आ रहा होगा। लेकिन जो भी लोकतांत्रिक देश होगा उसका लिखित संविधान हो सकता है, अलिखित संविधान भी हो सकता है। तो भारत भी लोकतांत्रिक देश है, अतः भारत का भी संविधान और भारत का संविधान लिखित संविधान है, ठीक है। इस बात को समझ गए। तो संविधान नियम और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिसके द्वारा बड़े से बड़े लोकतांत्रिक देश अपने शासन व्यवस्था को संचालित करता है। विश्व का प्रथम देश अमेरिका है जिसने अपने देश में संविधान को लागू किया था, ठीक है। तो ध्यान देंगे विश्व का प्रथम देश कौन है, अमेरिका। विश्व का प्रथम देश कौन है, अमेरिका, जिसने अपने संविधान को लागू किया, ठीक ना। तो अमेरिका है जिसने अपने देश में संविधान को क्या किया है, लागू किया है। लागू किया, ठीक ना। अमेरिका ने अपने देश में संविधान को कब लागू किया है, 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। तो अमेरिका के संविधान को कब लागू किया गया, 1789 ईस्वी में। अमेरिका से पूछा जाए कि अमेरिका आजाद कब हुआ था, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका आजाद हुआ, ठीक ना। तो 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ और इसने अपने देश में संविधान को लागू किया 1789 ईस्वी में। तो देखिए कि कोई देश का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हो गया है और भारत का संविधान कब लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए कितना साल का 100 साल का अंतर है भारत के संविधान में और अमेरिका के संविधान में। और जिस देश में शासन व्यवस्था और नियम व्यवस्था लागू हो गया है तो वह देश तो बहुत ज्यादा विकास करेगा ना। तो यही कारण है कि अमेरिका कुछ ज्यादा हम लोग से विकसित है, ठीक ना, लेकिन उतना भी विकसित नहीं है, क्योंकि सोचिए कि इतना 100 साल का अंतर है फिर भी हम लोग अमेरिका की बराबरी करने के लायक है, ठीक ना। तो ध्यान देंगे इस बात को। तो अमेरिका के संविधान को 1789 में लागू किया गया। अमेरिका पहला देश है जिसने अपने देश में संविधान को लागू किया था। अमेरिका आजाद कब हुआ था, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। क्लियर है, आगे समझिए। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व के सबसे छोटा संविधान है। जिस समय लागू किया गया था उस समय अमेरिका के संविधान में 7 ही अनुच्छेद थे, ठीक ना। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है, अमेरिका का संविधान है। और लागू हुआ था तो कब कितना अनुच्छेद था, 7 ही अनुच्छेद था। तो इस प्रकार विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है।
संविधान की जननी भी किसे कहा जाएगा? अमेरिका, क्योंकि संविधान का ही निर्माण हुआ है वहीं पे, तो संविधान की जननी किसको? अमेरिका को कहा जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा। विश्व का सबसे बड़ा संविधान अगर आपसे पूछा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का, ठीक ना। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। ध्यान देंगे, विश्व का सबसे छोटा संविधान पूछा जाए तो किसका? अमेरिका का। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। भारत के संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950, ठीक ना। तो भारत के संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान को कब बना लिया गया था, निर्माण कब कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949। तो भारत के संविधान को बना लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, पूछेगा किस देश का संविधान अलिखित है, तो ध्यान देंगे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ठीक ना, तो ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है, यह परंपराओं पर आधारित है। ठीक ना, तो ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है, यह परंपराओं पर आधारित है। ब्रिटेन का संविधान किस पर आधारित है? तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, यह परंपरा पर आधारित है। ठीक है, तो इतना बात समझ गए। संविधान क्या है? तो संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिसके द्वारा बड़े से बड़े लोकतांत्रिक देश अपने शासन व्यवस्था को संचालित करता है। ठीक है, संविधान किस देश में लागू होगा? तो जो देश लोकतांत्रिक होगा उस देश में संविधान का होना जरूरी है। या तो संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। राजतांत्रिक देश में संविधान होगा तो जरूरी नहीं है कि राजतांत्रिक देश में संविधान लागू होगा, क्योंकि राजतांत्रिक देश में राजा के द्वारा शासन किया जाता है और राजा अपने शासन व्यवस्था को चलाता है, तो वह शासन व्यवस्था को बदल भी सकता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे। तो विश्व का प्रथम देश अमेरिका, जिसने अपने देश में संविधान को लागू किया 1789 में लागू किया था। अमेरिका आजाद हुआ था 4 जुलाई 1776 को। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 ही अनुच्छेद है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है और भारत के संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनाकर तैयार कब कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है, आगे समझिएगा। अमेरिका के संविधान के बाद बाद बताए थे कि ब्रिटेन का संविधान जो अलिखित है यह परंपराओं पर आधारित है, अतः ब्रिटेन के संविधान जो है परंपराओं पर आधारित है। इस बात को समझ गया, और अलिखित है। क्लियर है, आगे समझिए। देखिए, लोकतंत्र के बारे में पूछा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, ठीक ना। लेकिन लोकतंत्र के बारे में पूछा जाए कि विश्व में सर्वप्रथम लोकतंत्र कहाँ आया था? विश्व में सर्वप्रथम लोकतंत्र कहाँ पर आया था? अमेरिका में, ठीक ना। तो विश्व में सर्वप्रथम लोकतंत्र जो आया था अमेरिका में, इसीलिए अमेरिका को ही लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। और संविधान की जननी भी किसे कहा जाएगा? अमेरिका का, ठीक ना। तो लोकतंत्र की जननी आपसे पूछेगा, लोकतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को कहा जाता है, ठीक ना। तो लोकतंत्र की जननी अमेरिका को कहा जाता है। लोकतंत्र का घर पूछा जाए कि लोकतंत्र का घर किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को, कहीं कहीं अमेरिका भी देता है, ठीक ना। तो स्विट्जरलैंड को, ठीक ना। तो पूछा जाए कि स्विट्जरलैंड में कैसा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लोकतंत्र स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक ना। तो लिखेंगे ठीक ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश एकमात्र देश स्विट्जरलैंड है।
ठीक ना। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला मात्र एक देश कौन था? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड मात्र एक देश है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। एक और है अफगानिस्तान के लियो जिरगा जनजातीय समुदाय है। कौन है? लियो जिरगा। अफगानिस्तान के एक लियो जिरगा जनजातीय समुदाय है, यहाँ पर भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, तो ध्यान देंगे लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक ना। तो मात्र एक ही देश है जहां पर अभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और वह कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड एकमात्र देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। एक लियो जिरगा जनजातीय समुदाय है अफगानिस्तान का, जहां पर भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली है। ठीक है, आगे समझिए एक दो बात और। गणतंत्र, ठीक ना। तो गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? गणतंत्र, तो गणतंत्र की व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आया था? तो सर्वप्रथम वैशाली के बज्जी संघ में आया था। कहां पर? वैशाली महाजनपद की राजधानी बज्जी संघ। ठीक है, तो सर्वप्रथम गणतंत्र की व्यवस्था कहां पर आया था? तो वैशाली के बज्जी संघ में आया था। क्लियर है। गणतंत्र किसे कहा जाता है? तो ध्यान दें, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अगर पूछा जाए आपसे कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भारत में किस देश से लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो लिया गया है फ्रांस से लिया गया। कहां से? फ्रांस से। लेकिन गणतंत्र सर्वप्रथम कहां पर आया था? वैशाली के बज्जी संघ में। गणतंत्र क्या कहलाता है? गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो इसको समझिए। गणतंत्र का अर्थ होता है कि शासन के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ वह व्यक्ति जिसका चुनाव जो जनता के द्वारा चुना गया होगा, न कि वंशानुगत होगा। ठीक ना। तो जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वह वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा चुने गए होंगे, वैसे ही शासन प्रणाली को गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो गणतंत्र की व्यवस्था सर्वप्रथम आया था वैशाली की बज्जी संघ में, और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भारत में जो अपनाया गया फ्रांस के संविधान से लिया गया। सर्वप्रथम राजतंत्र वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे सबसे प्राचीन राजतंत्र, ठीक ना। तो सबसे प्राचीन राजतंत्र वाला देश कौन सा है? जापान। ठीक ना। तो सबसे प्राचीन राजतंत्र वाला देश कौन है? जापान। और झंडा गीत अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? जापान। झंडा गीत अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? जापान। तो ये सब याद हो गया होगा। समझिए एक बार फिर। विश्व के में सर्वप्रथम लोकतंत्र कहां पर आया था? अमेरिका में। ठीक ना। तो अमेरिका को ही लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। लोकतंत्र का घर स्विट्जरलैंड, कहीं कहीं अमेरिका भी देगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला एकमात्र देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 1 साल का होगा, जो कि हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है अगले क्लास में। तो ध्यान देंगे, लियो जिरगा एक जनजातीय समुदाय अफगानिस्तान का, वहां पर भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक ना। गणतंत्र की व्यवस्था यानी गणतंत्र की व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पर आया था? तो वैशाली के बज्जी संघ में आया था। ठीक है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भारत में किस देश से अपनाई गई है? तो फ्रांस के देश से अपनाई गई है। सबसे प्राचीन राजतंत्र वाला देश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजतंत्र वाला देश जो है जापान है। झंडा गीत अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो जापान है। ठीक है, इससे पहले हम क्या बताए थे समझिएगा। संविधान के बारे में बताया था। संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिसके द्वारा बड़े से बड़े लोकतांत्रिक देश अपने शासन को संचालित करता है। अर्थात जो भी लोकतांत्रिक देश होगा उसमें संविधान जरूर होगा। ठीक ना। या तो लिखित संविधान होगा या अलिखित संविधान होगा। लेकिन राजतांत्रिक देश में जरूरी नहीं कि संविधान हो, क्योंकि वहां का संविधान या वहां का जो शासन व्यवस्था है, नियम कानून वगैरह हो, किसके द्वारा बनाया जाता है? राजा के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। ब्रिटेन के संविधान के बारे में देखेंगे तो ये देखे थे सर्वप्रथम अमेरिका में संविधान जिसने सर्वप्रथम अमेरिका देश है जिसने अपने देश में संविधान को लागू किया था। 1789 में लागू किया था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था। ठीक है ना, ब्रिटेन से। और विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का ही 7 ही अनुच्छेद था जिस समय लागू किया गया।
और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो भारत के संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू किया गया क्यों 26 जनवरी 1950 को? क्योंकि भारत प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 ईस्वी से स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहा था, तो बन गया था तो 26 नवंबर 1949 को ही, ठीक ना। लेकिन पहले से 26 जनवरी से स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहा था, इसीलिए आगे चलकर 26 जनवरी का वेट किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया, ठीक है। ब्रिटेन का संविधान जो परंपरा पर आधारित है, यानी जो राजा के द्वारा कानून बना दिया गया उसी परंपरा पर आधारित है ब्रिटेन का संविधान। क्लियर है? तो ये था संविधान के बारे में हम लोग देखे इस क्लास को। अगले क्लास में हम लोग रखेंगे लोकतंत्र के बारे में, और लोकतंत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। और आप लोग का पॉलिटी का क्लास शुरू हो चुका है, अभी से एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, ठीक ना। जितना अच्छा से क्लास को नोट करेंगे, ध्यान देंगे, उतना अच्छा समझ पाइएगा और क्वेश्चन पूरा आपका हर क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आया? ठीक है, अगले क्लास में हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा क्लास इस चीज भी जरूरी था, ठीक ना, जैसे पुरस्कार पढ़ लिए हैं, वेद वेद में राष्ट्रगान था, राष्ट्रीय गीत था, सब पॉलिटी से संबंधित है। थोड़ा सा पुरस्कार का कुछ मिसलेनियस टॉपिक हो गया है, ये भी जरूरी है, इस सबसे भी एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। दिवस का जो क्लास कराया जा रहा है स्टैटिक्स का, आप लोग भी ध्यान देंगे, ऑफलाइन वाले आप लोग भी ध्यान देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उससे एक न एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता ही, ठीक है। तो रहने दीजिए, फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। पॉलिटी का ये 5वां क्लास था। अगले क्लास में हम लोग संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रहने दीजिए।